नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में फिलहाल स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। जी हां, स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। राज्य में स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने डीएम को निर्देश दिया है कि सभी जिलों के डीएम से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। स्कूल अभिभावक और जिले के हालात के बाद ही स्कूल खोलने पर किसी तरह का कोई फैसला लिया जाएगा। तो अनलॉक 5 की गाइडलाइंस गृह मंत्रालय ने जारी की थी और उन्होंने कहा था कि 15 अक्टूबर से स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी। वो देखेंगे कि ये खुल पाएंगे कि नहीं खुल पाएंगे। और आज अब इसको लेकर बड़ा फैसला। 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने एसओपी जारी कर दी और राज्य सरकार को कहा है कि वो अपनी तरफ से इस पूरे मामले में अपना कॉल लें। शिक्षा मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने मीटिंग ली है, क्या कुछ दिशा निर्देश आपने दिए? उत्तराखंड में स्कूल कब से खोले जा सकते हैं? भारत सरकार ने निर्देशित किया है कि 15 अक्टूबर के बाद जैसी प्रदेश की परिस्थितियाँ हों, सरकार निर्णय ले सकती है। तो हमने इसमें, हमारे यहाँ छोटा प्रदेश है, 13 जिले हैं, हमने अपने एसीएस को, विभागीय सचिव को हमने निर्देश किया है कि प्रत्येक डीएम को चिट्ठी जारी करें कि 7 दिन के अंदर अभिभावकों से, विद्यालय, प्राइवेट स्कूलों की जो संस्थान हैं उनसे, और भी अपने हमारे विभागीय हमारी तैयारी क्या है, इन सब की जिलेवार समीक्षा करके हमारे पास फीडबैक भेजें, ताकि हम उस समीक्षा के आधार पे स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन लेके हम सारे विषयों को लेके कैबिनेट में जाएंगे और कैबिनेट जैसा निर्णय लेगी उसके अनुसार आगे स्कूल खोलने की कार्रवाई की जाएगी। फेज भी डिसाइड किए जा रहे थे सर, तो क्या है होंगे वो फेज? किस मोड में? हमारी कोशिश है कि अगर जो सब कुछ भगवान की कृपा से सामान्य रहा तो हम इसको 3 फेज में स्कूल हम खोल सकते हैं। फर्स्ट फेज में जो बड़े बच्चे हैं कक्षा 9 से 12 तक, सेकंड फेज में कक्षा 6 से 6 तक, 8 तक, और फेज थर्ड में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का खोलने का प्रयास किया जा सकता है, परिस्थितियाँ सामान्य रहने पर। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी सर आप लोगों से मिले, डीएम से मिले क्या? डीएम से रिपोर्ट हमने मंगाई है। उसमें कोचिंग सेंटर को खोलने के लिए भी उसमें रिपोर्ट आनी चाहिए, ऐसा निर्देश किया है। सर, एक हफ्ते बाद ये डिसाइड किया जा सकेगा? बिल्कुल 1 सप्ताह बाद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं, जिले में किस तरह के हालात बने हुए हैं इस पर डीएम अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर सौंपेंगे और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि उत्तराखंड में स्कूल कब से खुलने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और टेरी से खबर लेते हैं। यहां पर झील में कार गिरने के मामले में अब लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू भी शुरू हो चुका है। आज एक लड़की का शव बरामद किया गया। बीती 28 सितंबर को देर रात 0 पॉइंट पर कार गिर गई थी, जिसमें ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। कार सवार देहरादून से रुद्रप्रयाग जा रहे थे। आज लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है, जिसके बाद एक लड़की का शव बरामद कर दिया गया है। तो एक लड़की की बॉडी मिल गई है और वाहन के ऊपर जो कैरियर वगैरह है वो टूटे हुए हैं, वो बाहर मिल गए हैं। नीचे सर्च जारी है हमारा, और जैसे ही पूरा अपडेट होगा, 4 लोग इसमें बताए जा रहे हैं, रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं लोग, और सर्च जारी है। नीचे एसडीआरएफ पूरा गोताखोर सब लगे हुए हैं इसमें। आपको बता दें, देहरादून से रुद्रप्रयाग जा रही थी ये गाड़ी, जबकि ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है, टिहरी झील में गिरी। 28 सितंबर का ये पूरा मामला था और चूंकि पता नहीं चल पाया, जब परिवार वाले को किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली इन गाड़ी और इस पे सवार लोगों की, तो उन्होंने फिर इस पूरे मामले को लेकर तहरीर दी पुलिस में। फिर पुलिस की खोजबीन में पता चला कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो 28 के बाद आज जाकर रेस्क्यू का काम शुरू हुआ है और रेस्क्यू के काम शुरू करने के बाद एक लड़की का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए सौरभ सिंह टेरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, अब तक एक लड़की का शव तो बरामद हो चुका है, लेकिन 3 लोग और थे, क्या उनका कुछ पता लग पाया है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है और एसडीआरएफ टीम और जल पुलिस जो है लगातार सर्च में लगी हुई है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक लड़की है, उसकी बॉडी ही बरामद हुई है और जो 3 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनकी खोजबीन के लिए अलग अलग टीमें बनाकर उनका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सौरभ, अगर इस गाड़ी की बात की जाए, एक लड़की का शव बरामद कर लिया है, कुल 4 लोग थे, इसमें महिला पुरुष क्या तादाद थी इनकी? इसमें बताया जा रहा है कि 3 पुरुष थे और एक लड़की थी जिसकी डेड बॉडी मिल चुकी है, और ये सभी चारों लोग जो है रुद्रप्रयाग के ओखीमठ के निवासी थे और देर रात जो ये हादसा हुआ था, जिसके चलते
ये कोटेश्वर झील में समा गई थी पैराफिट तोड़ के गाड़ी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी देने के लिए। तो रेस्क्यू का काम अब भी जारी है। एक लड़की का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन 3 लोग अब भी लापता है, उनको ढूंढने का काम जारी है। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कुमाऊं के दौरे पर हैं। हल्द्वानी में सीएम ने 120 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा दिया है। सीएम ने कई छोटी बड़ी विकास योजनाओं के साथ ही अस्पतालों को एम्बुलेंस और नए इंस्ट्रूमेंट्स का भी तोहफा दिया। हल्द्वानी पहुंचे सीएम ने कहा कि 3.5 साल की उनकी सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार मुक्त रहा है। उनका जोर कोरी घोषणाओं पर नहीं है। सीएम ने कहा कि वो वही घोषणाएं करते हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। झूठे सपने दिखाना उनके काम का तरीका नहीं है। देखिए, यहाँ पर आज जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, इसमें तमाम योजनाएं हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं, जिनका आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए हम जनता को अपना हिसाब देते हैं। हमने हर साल अपना हिसाब दिया। इस बार 3 साल जब हो रहा था तो कोविड के कारण हम उसको नहीं दे पाए थे, लेकिन 3.5 साल पर हमने पूरा हिसाब प्रदेश की जनता को दिया है कि हमने जो आपके साथ 2017 में जो आपसे हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में जो वायदे किए थे, जो संकेत किए थे, उनको हम किस तरफ तक हमने पूरा किया है। और वहीं पर हम आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र पिथौरागढ़ विधानसभा के पूर्व बीजेपी विधायक केसी पुनेठा के निधन के बाद दोहा घाट पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और चंपावत विधायक भी मौजूद रहे। सीएम रावत ने निधन पर शोक जताते हुए केसी पुनेठा को श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर परिजनों को ढांढस भी बंधाया। विधान कोई नहीं जानता है। बीमार पड़ने के कारण अचानक वो हमसे दूर चले गए हैं। हम उनके शोकसिक्त परिवार को संतावना देने आए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान पुनेठा जी को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये शक्ति सहन करने की शक्ति। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से लगातार हम बता रहे थे कि किस तरह से प्रियंका और राहुल का कारवां आगे बढ़ रहा है। और यहां पर कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कारवां आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जब दिल्ली से निकले प्रियंका और राहुल, तो उनके साथ तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी शामिल थे, जिसमें पीएल पुनिया, अगर यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की बात की जाए या फिर रागिनी नायक, जो भी नेता थे सभी इनके साथ मौजूद थे। और लगातार ये कारवां बढ़ता हुआ हाथरस की तरफ। हालांकि जगह जगह पर पुलिस व्यवस्था भी है और पहले ये कहा जा रहा था कि शायद डीएनडी पर इन्हें रोक लिया जाएगा, लेकिन लंबे जाम को देखते हुए वहां पर तो उनको नहीं रोका गया। ये काफिला आगे बढ़ गया है, उत्तर प्रदेश में एंटर कर गया है और धीरे धीरे ये काफिला हाथरस की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राहुल और प्रियंका हाथरस की तरफ रवाना हो रहे हैं। हालांकि तमाम हमारे संवाददाता कुछ उनके काफिले के साथ हैं, कुछ रास्ते में हैं और हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पैदल अब कूच कर रहे हैं राहुल प्रियंका। गाड़ी उन्होंने छोड़ दी है, तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से पहले उनको रोकने की बात हो रही थी कि उनको रोक दिया जाएगा, और अब ये खबर आ रही है कि राहुल और प्रियंका जो हैं वो अपनी गाड़ी को छोड़कर ही आगे बढ़ गए हैं। हालांकि कोशिश करेंगे कि ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं कि किस तरह से बागपत की ओर ये रवाना हो गए हैं। लगातार अब पैदल आगे बढ़ रहे हैं राहुल प्रियंका। आज जब दिल्ली से निकले थे हाथरस की तरफ तो कहा यह गया कि डीएनडी पर शायद इनको रोक लिया जाएगा, लेकिन वहां से इनका कारवां आगे बढ़ा और अब बढ़ते बढ़ते काफी दूर तक निकल गया है। अब ये खबर आ रही है कि इन्होंने अपनी गाड़ी को छोड़ दिया है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता राहुल प्रियंका के साथ हैं और अब पैदल ही ये हाथरस की तरफ निकल गए हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से हाथरस की बात की जाए, वहां पर पहले से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। 144 धारा लगाई गई है ताकि जो भी लोग यहां पर दाखिल हो उनको बाहर ही रोक दिया जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से प्रियंका
और राहुल गाड़ी में थे। उसके बाद काफिला आगे बढ़ा। हालांकि अब ये खबर आ रही है कि इन्होंने अपनी गाड़ी को छोड़ दिया है। वहां से वो पैदल ही कूच कर रहे हैं हाथरस की तरफ। हालांकि हाथरस में धारा 144 लागू है। रंजीता हमारे साथ जुड़ गई है। रंजीता, कहां पर है राहुल और प्रियंका का काफिला, और सुना ये कि उन्होंने गाड़ी छोड़ दी है, पैदल ही आगे बढ़ गए? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जब ये एक्सप्रेस पे होते हुए जब यमुना एक्सप्रेस वे क्रॉस करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय उनको जांच कारणों का कहकर में रोका गया, काफिले को रोका गया। और उसके बाद ये कहा गया कि यहाँ से उनकी गाड़ी को आगे जाने देने की इजाजत नहीं दी गई है। जिसके बाद ये प्रियंका गांधी कार्यालय से एक मैसेज मीडिया के लिए आता है कि यहाँ से हाथरस तक 142 किलोमीटर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पैदल यात्रा करेंगे। मैं अभी एक्सप्रेस में मौजूद हूँ और आप देख रहे होंगे कि दूर दूर तक कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता है वो पैदल चल रहे हैं। कई नेता जो है वो बाइक पर गए, जैसे विपिन प्रसाद अभी कुछ देर पहले एक बाइक का सहारा लेकर उतर गए हैं। और कोशिश ये की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि रास्ते में कोशिश ये रहेगी कि कोई न कोई बाइक या दोपहिया वाहन का सहारा लिया जाए, जहाँ तक हो सके पैदल चले और जहाँ किसी गाड़ी का प्रबंध होता है जाए। और 142 किलोमीटर यहाँ से हाथरस आता है, उतनी दूर की दूरी वो तय करेंगे। और ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की जरूर है कि किसी न किसी तरह से वो हाथरस तक पहुंचे। हालांकि हाथरस में 144 धारा लगी हुई है, तो ऐसे में वहां जाकर क्या कार्रवाई होगी, क्या वो वहां धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, तस्वीरें भी रंजीता हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट कीजिए, क्या इनके काफिले को रोका गया और क्या प्रियंका और राहुल को रोकने की कोशिश की गई, और क्या इसी रोकने के बाद इन लोगों ने गाड़ी छोड़ा और पैदल ही वहां से मार्च कर गए हाथरस की तरफ? जी निश्चित तौर पर पूरे काफिले को रोका गया। जो परी चौक का इलाका है, जहाँ से नोएडा एक्सप्रेसवे जो है वो खत्म होता है और यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होता है, जिस फ्लाईओवर पे मैं अभी खड़ी हूँ, यहीं पर काफिले को रोका गया था और कहा गया था कि सुरक्षा कारणों की वजह से उनको अब आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गाड़ियों को रोका गया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि यहाँ से वो पैदल मार्च करेंगे, जिसकी जानकारी मीडिया को दी गई। प्रियंका गांधी के कार्यालय से उसका ऑडियो जारी किया गया और उसे बताया गया कि किस तरह से इनको वहाँ रोका गया है। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया है कि 142 किलोमीटर की दूरी वो पैदल तय करेंगे। और रंजीता, एक बात ये भी बताइए, चूंकि इन्होंने अब गाड़ी छोड़ दी है, 142 किलोमीटर का हाथरस का रास्ता है, अब इस रास्ते पर ही राहुल और प्रियंका निकल पड़े हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भी इनके साथ है। क्या राहुल और प्रियंका को रोकने की कोशिश नहीं की, सिर्फ काफिले को थामने की कोशिश की ताकि ये लोग गाड़ी वहां पर छोड़ दे, निकल जाए? क्या कुछ हुआ वहां पर? क्योंकि इनको ये पता था कि डीएनडी के पास जिस तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तो डीएनडी पर उनको रोका जाएगा। लेकिन वहां भी जांच करके उनकी गाड़ी को, उनके काफिले को आगे भेजा गया। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रशासन ने ये समझ रखा था कि ये एक्सप्रेसवे होते हुए आगे यमुना एक्सप्रेसवे से जाते हुए वो आगे हाथरस की तरफ जाएंगे, जिस वजह से उनके काफिले को रोक दिया गया। क्योंकि काफिला काफी बड़ा था प्रीति, जो पूरी तादाद थी, हम कह सकते हैं कि करीब 20 से 25 गाड़ियां उनके साथ चल रही थी। सारी गाड़ियों को रोक दिया गया, मीडिया की गाड़ियां भी रोक दी गई है, किसी गाड़ी को एक्सप्रेसवे पे अब आने की इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में ये फैसला लिया गया कि अब वो यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे। रंजीता, चूंकि राहुल और प्रियंका अब अपने काफिले को छोड़कर आगे बढ़ गए, उनके साथ तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी हैं, इनके साथ और कौन कौन है? क्योंकि हमने जब डीएनडी पे तस्वीर देखी, पीएल पुनिया, रागिनी नायक, अजय कुमार लल्लू, इन तमाम लोग इनके साथ मौजूद थे, तो क्या सब अब भी इनके साथ है? जी निश्चित तौर पर और कई नेता है, राजीव शुक्ला, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी, धीरज गुजर जो एआईसीसी के सचिव है, इसके अलावा यूपी के अध्यक्ष जो है अजय कुमार लल्लू। चले गए बंद करके? हाँ चले जाओ बाबूजी, बंद करें बाबूजी बंद करो। जी रंजीता, आवाज आ रही है, आप बता रही थी चल रहे हैं। अब ये देखना अहम होगा कि हाँ जी बताइए रंजीता। जी बताइए रंजीता। तो तमाम जो हम कह सकते हैं कि यूपी के नेता और इसके साथ ही जो केंद्र के नेता है, दिल्ली के नेता है, बड़े नेता है कांग्रेस के, वो भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ चल रहे हैं।
रंजीता, सबसे बड़ी बात यह है डीएनडी पर पहले बहुत ज्यादा भीड़ लग गई, आनन फानन में वहां से चेकिंग के बाद इन्हें आगे बढ़ने दिया। अब ग्रेटर नोएडा यानी यमुना एक्सप्रेस वे पर इनकी गाड़ियों के काफिले को रोक दिया गया है। तो आगे अब हम माने कि क्या व्यवस्था इस तरह की गई है कि शायद राहुल और प्रियंका को आगे रोक दिया जाए? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह की चीजें हो सकती है, क्योंकि जो आक्रामकता, जिस तरह की भीड़ डीएनडी पे देखने को मिली थी, कांग्रेस के नेता से लेकर कार्यकर्ता पूरे तैयारी के साथ थे, झंडे के साथ, नारेबाजी के साथ और एक जोश के साथ थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिस प्रशासन को, यूपी सरकार के प्रशासन को जो महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा में लगानी चाहिए, वो पूरा प्रशासन आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हाथरस जाने के लिए रोक रही है, जो कि ये रुकेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उस भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि वहां से चेकिंग के बाद उनको आगे लाया जाए और उसके बाद कहीं भी उन्हें रोका जाएगा। हालांकि काफिले को रोक दिया गया है, यहाँ से उन्होंने ये फैसला लिया कि वो पैदल यात्रा करेंगे, लेकिन ये भी संभव है प्रीति कि आने वाले जगह पर जहां भी वो दिखेंगे वहां उन्हें डिटेन किया जा सकता है यूपी पुलिस के द्वारा। बिल्कुल रंजीता, मैं नीलू बोल रही हूं और आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से अब काफिला आगे बढ़ चुका है, क्या इस दौरान प्रियंका या फिर राहुल ने किसी तरह से कोई बातचीत करने की कोशिश की? आप लोगों ने उससे बातचीत की कि किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, वहां जाएंगे, क्या कुछ किस तरह से उनका आगे का वहां पर कार्यक्रम है, मुलाकात करने वाले हैं, परिवार वाले से कुछ बात हुई है क्या मीडिया से इन दोनों की? प्रियंका गांधी ने उनके परिवार वालों से, जिस दिन उस बच्चे की मौत हुई थी उस दिन भी परिवार वालों से उन्होंने बात की थी। कांग्रेस के कई नेता जो है वो सफदरजंग अस्पताल पहुंचे थे। जितिन प्रसाद जब वहां पहुंचे थे उन्होंने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि जो न्याय की लड़ाई उनका परिवार लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। ऐसे में आज भी जब वो अपने घर से रवाना हुए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उससे पहले भी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था। आज लगातार 2 ट्वीट प्रियंका गांधी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से किया गया है कि किस तरह से हाथरस में बच्ची के साथ वो घटना होती है और उसके बाद पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरह से कार्रवाई करता है, बिना परिवार को दिखाए हुए, बिना परिवार की सहमति से किस तरह से रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये तमाम वो चीजें हैं जिससे ये लगता है कि यूपी सरकार और यूपी प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन है और इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है और योगी सरकार को घेरने के लिए एक मुख्य मुद्दा माना जाए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह की स्थिति बन रही है, बिहार में इलेक्शन है, अन्य राज्यों में चुनाव है, तो उसको देखते हुए इसको एक बड़ा पॉलिटिकल हम कह सकते हैं एजेंडा कांग्रेस की तरफ से बनाने की जरूर कोशिश हो रही है। बिल्कुल, एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश है उसी कवायद के तौर पर, चूंकि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी बहुत दूर नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी अपने पूरे चरम पर है। सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश विपक्ष की और इसी तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जरा तस्वीरों को भी हम ब्रीफ कर दें, रंजीता आप हमारे साथ बने रहिए। तो प्रियंका राहुल आज दिल्ली से निकले थे हाथरस के लिए। शुरुआती तौर पर यह कहा गया कि डीएनडी पर इन्हें रोक दिया जाएगा, लेकिन डीएनडी से इनका काफिला आगे बढ़ा। फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर इनके काफिले को रोक दिया गया क्योंकि कहा गया कि गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। फिर राहुल और प्रियंका ने यह डिसीजन लिया कि ठीक है, अब हम यहां से पैदल ही मार्च करेंगे हाथरस के लिए और वो पैदल ही 142 किलोमीटर का लंबा सफर करने निकल पड़े। तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर आप ये है, समाजवादी पार्टी में भी इसमें पीछे नहीं है, समाजवादी पार्टी का भी प्रदर्शन देखने को मिला है, यानी लगातार विपक्ष हाथरस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये 2 तस्वीरों से आप समझ रहे हैं कि एक बेटी को इंसाफ दिलाने के पीछे तो मंशा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है और इस राजनीति जो राजनीति है वो अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रंजीता, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो ये जरा बताइए कि प्रियंका और राहुल अब आगे की तरफ बढ़ चले हैं, इनके साथ कौन कौन नेता हैं और लगातार बातचीत इनसे करने की कोशिश हो रही है? कुछ कहा है इन्होंने जब इनका कारवां आगे की तरफ बढ़ा? ट्वीट तो इन्होंने किया, लेकिन क्या अभी तक कोई बात कही है? देखिए, काफिले की तस्वीर जो है वो दिखाई जा रही है, वो मीडिया में लाई जा रही है। किस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी काफिले के साथ पद यात्रा करते हुए दिख रहे हैं। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अगर संभव हो तो ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करें हमारे टीवी स्क्रीन पे
किस तरह से पैदल यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और इनके साथ बिल्कुल रंजिता, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक और तस्वीर आ रही है, एक और तस्वीर आ रही है, वो भी दर्शकों को दिखानी जरूरी है। सपा कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी तादाद में हाथरस में इस वक्त 144 धारा लागू की गई है। बहुत 4 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, सपा का प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी तरफ हम तस्वीर ये भी दिखा रहे हैं कि प्रियंका और राहुल अब पद यात्रा करने निकल पड़े हैं। काफिले को रोक दिया गया, गाड़ियों को रोक दिया गया, लेकिन अब इन्होंने अपनी गाड़ियों को छोड़ा है और वहां से ये निकल गए। रंजिता, आप कुछ बता रही थी। मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, अपने कैमरा पर्सन से मैं कह रही थी कि ये तस्वीर वो आपको एक बार दिखाएं, क्योंकि ये मीडिया में ये तस्वीर जारी की गई है प्रियंका गांधी के कार्यालय की तरफ से कि किस तरह से वो लोग काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें आप देखिए कि सुष्मिता देव जो राष्ट्रीय कांग्रेस महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और उनके साथ तमाम जो नेता दिख रहे हैं, वो साथ में झंडा लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ काफिले में आगे बढ़ते हुए पैदल पद यात्रा करते हुए हैं। देखना होगा कि ये पद यात्रा कहां तक कर पाते हैं, क्योंकि यूपी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। हाथरस में 144 लगी हुई है। आने वाले समय में सुरक्षा को देखते हुए आखिर ये पद यात्रा को कहां रोका जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल रंजिता, और ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब राहुल और प्रियंका पैदल ही निकल पड़े हैं, रास्ते में पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? वहां पर मौजूद हैं क्या पुलिस वाले, या फिर अभी वहां पर आसपास कोई पुलिस वाला नहीं है? काफिला जो है वो पूरी तरह प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ है। हम उनसे जरा दूरी पर हैं, क्योंकि ये पद यात्रा जब शुरू की गई उस समय मीडिया की गाड़ियों को भी रोक दिया गया था, मीडिया की गाड़ी को भी आगे आने की इजाजत नहीं दी गई थी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक्सप्रेसवे होते हुए वो लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। 142 किलोमीटर की ये दूरी है हाथरस तक की, और उनके साथ कांग्रेस के तमाम जो नेता कार्यकर्ता वो मौजूद है। ये बड़ा सवाल है नीलू कि जिस तरह की उत्तर प्रदेश प्रशासन की तैयारी थी डीएनडी पर, और उसके बाद हाथरस में 144 लगाया गया है मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी बहुत फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, कोरोना महामारी है, और ऐसे में देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी जो पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है उसमें खुद ही फंसती हुई नजर आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बहुत फूंक कर कदम रख रही है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बहुत फूंक कर कदम रख रही है, और शायद यही वजह रही कि आज प्रियंका और राहुल ने यह तय किया कि वो हाथरस जाएंगे, हाथरस में पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। और इस दौरान जब वो दिल्ली से निकले, हालांकि यूपी प्रशासन भी मुस्तैद था, कहा यह गया कि शायद इनको डीएनडी पर रोक दिया जाएगा, लेकिन वहां पर बढ़ती भीड़ को देखने के बाद वहां से इनके काफिले को छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे पर दाखिल हुए ये लोग, वहां पर उनकी गाड़ी के काफिले को रोक दिया गया, और फिर राहुल और प्रियंका ने डिसीजन लिया कि अब ये हाथरस पैदल मार्च करते हुए ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू हुई है, लेकिन इंसाफ के साथ साथ राजनीति भी अपने चरम पर है, क्योंकि अलग अलग विपक्षी पार्टियां लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। हाथरस की बात की जाए तो योगी जी को लेनी पड़ेगी, जिस तरह से वो नेताओं के साथ अत्याचार बंद करवाने चाहिए, और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे जी, और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस हो सकते हैं। गांधी को आप सुन रहे थे, प्रियंका गांधी ने कहा कि जो सीएम योगी है उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, कानून व्यवस्था पर सीएम योगी को संज्ञान लेना पड़ेगा, और हमारी लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।